हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस के बारे में। और मियोसिस अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि मियोसिस को हम तभी समझ सकते हैं जब हमें माइटोसिस के बारे में नॉलेज हो। तो आपसे उम्मीद करता हूँ या निवेदन करता हूँ, एक बार माइटोसिस को ज़रूर समझें। इसके लिए मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें माइटोसिस को अच्छे से समझाया है, आपको एक बार उस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के मियोसिस को। मियोसिस जो होता है वो होता है जनरेटिव सेल में, मतलब जर्म सेल में। ठीक है, जबकि माइटोसिस जो होगा वो होता है सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल में। जब मियोसिस होगा तो 4 डॉटर सेल्स बनेगी और वो सभी हैप्लॉइड होगी, और ये सभी डॉटर सेल्स हैप्लॉइड सेल्स क्या होंगी, गैमेट्स। मतलब अगर मियोसिस कहाँ पर चल रहा है, मेल के अंदर, तो क्या बनाएगा, मेल गैमेट्स। अगर फीमेल में चल रहा है तो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट। तो कुल मिलाकर बात ये आ रही है कि मियोसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, अब मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसको रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए पहले के कंपेयर में हाफ हो जाता है। अगर हम बात करें मदर सेल के पास 6 क्रोमोसोम हैं, तो जो डॉटर सेल बनेगी उन सभी डॉटर सेल्स के पास 3-3 क्रोमोसोम होंगे। मतलब यहाँ पर पहले के कंपेयर में क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो गए हैं। इसी तरह से जो डीएनए का अमाउंट है वो भी हाफ हो जाता है। तो हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोल सकते हैं। अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो वहाँ पर माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि वहाँ पर मदर सेल के जैसे ही नंबर किसके पास होते हैं, क्रोमोसोम के, डॉटर सेल के पास। ये बात समझ में आई होगी। एक नोट आ रहा है, नोट में लिखा हुआ है कि जो मियोसिस होता है ना, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म का मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते होंगे उन ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड फेज को लाता है। मैंने बोला मियोसिस होगी तो गैमेट बनेगा। गैमेट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। अब हैप्लॉइड गैमेट मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे और फिर से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। वो कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मियोसिस पहले हैप्लॉइड फेज लाएगा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में, फिर फर्टिलाइजेशन करके क्या करेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, डिप्लॉइड। आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर मियोसिस का प्रोसेस। मियोसिस जो होता है वो कंप्लीट होता है 2 फेजेस में। एक होता है इंटरफेज जो बिल्कुल किसके जैसा चलेगा, माइटोसिस के इंटरफेज जैसा। दूसरा आता है एम फेज जिसको हम बोलते हैं मियोटिक फेज। और इस मियोटिक फेज को हमने मियोसिस 1 मियोसिस 2 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों को समझेंगे। अब देखो, मियोसिस 1 को फिर से डिवाइड किया है 4 सब फेजेस में, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। इसी तरह से मियोसिस सेकंड को भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 इस तरह से डिवाइड किया है। मतलब P1, M1, A1, T1। ऐसे ही मियोसिस 2 को P2, M2, A2 और T2। बात समझ में आई। जबकि माइटोसिस में हमने इस तरह से 1-2 वाला लफड़ा नहीं देखा था। अब स्टार्ट करते हैं हम मियोसिस 1 का, प्रोफेज 1, जो कि सबसे लॉन्गर फेज है, सबसे लंबी फेज है, ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन लेती है। ठीक है, अब प्रोफेज 1 को फिर से 5 सब फेजेस में डिवाइड किया है, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस। तो हम इन सभी फेजेस को एक एक करके समझेंगे। लैप्टोटिन, इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम होंगे, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, वो सेंट्रियोल की तरफ आकर एक ग्रुपिंग फॉर्म में आ जाएंगे। सेंट्रियोल की तरफ सारे के सारे क्रोमोसोम ग्रुप बना लेंगे और वो ग्रुप हमें ऐसा लगेगा, ऐसा दिखाई देगा जैसे तो वो क्या बना रहा है, गुलदस्ता, बुके बना रहा है। इसी वजह से हमने लैप्टोटिन को क्या बोला है, बुके स्टेज, गुलदस्ता स्टेज बोला है। इसके बाद आती है जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होगा, बाइवेलेंट बनेगा। बाइवेलेंट का मतलब होता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पास पास में आएंगे और उनके बीच में बाइंडिंग प्रोटीन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिनेप्सिस होगा। अगर हमें जाइगोटिन के बारे में पूछा जाता है कि जाइगोटिन में क्या क्या होता है, तो सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस का मतलब बाइवेलेंट बनेगा। बाइवेलेंट का मतलब पेयरिंग ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम बाय द बाइंडिंग प्रोटीन। तो हमें यहाँ पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम और बाइंडिंग प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, जिसको हमने नाम दिया है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब क्वेश्चन क्या बनता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जाइगोटिन में। सिनेप्सिस कब होता है, जाइगोटिन में। और पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम कब होती है, जाइगोटिन में। बाइवेलेंट कब बनता है, जाइगोटिन में। बुके कब बनता है, लैप्टोटिन में। आगे बढ़ते हैं पैकाइटिन में, आगे बढ़ेंगे पैकाइटिन में। पैकाइटिन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राड। अब देखो, एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होते हैं और उन दोनों क्रोमेटिड को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, वो आपस में पास पास आ चुके हैं बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा। अब उसके जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। मतलब उनके बीच में टाइटली बाइंडिंग होगी, बहुत ज़्यादा वो टाइटली बाइंडिंग करेंगे और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे।
ओवरलैप करने के बाद जहाँ जहाँ देखो कुछ जगह पर टाइटली बाइंडिंग होगी और कुछ जगह लूजली बाइंडिंग होगी। जहाँ जहाँ पर टाइट बाइंडिंग होगी वहाँ पर जीन का एक्सचेंज हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। क्या बोला मैंने कि यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बाइंडिंग प्रोटीन के इफेक्ट से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनके बीच में टाइट पैकिंग हो जाएगी, टाइट पैकिंग नहीं टाइट बाइंडिंग हो जाएगी। टाइट बाइंडिंग कहीं पर ज़्यादा होगी कहीं पर कम होगी। तो जहाँ जहाँ पर टाइट पैकिंग बाइंडिंग ज़्यादा हुई है उस जगह पर दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपनी जीन का एक्सचेंज कर जाएंगे। वो एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपना कुछ पार्ट उस वाले दूसरे वाले को दे देगा, इसी तरह से दूसरा वाला पहले वाले को दे देगा, तो जीन एक्सचेंज हो जाएगा। इस जीन एक्सचेंज को हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए यहाँ पर दो एंजाइम्स काम करते हैं, एक का नाम है एंडोन्यूक्लियस और दूसरे का नाम है लाइगेज। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? कटिंग का काम करेगा। लाइगेज क्या करेगा? एडिंग का काम करेगा। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि टेट्राड का फॉर्मेशन कब होता है? पैकाइडिन में। क्रॉसिंग ओवर कब होती है? पैकाइडिन में। टाइटली बाइंडिंग ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कब होती है? पैकाइडिन में। दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन किसके बीच में? सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगली जो फेज आएगी वो है डिप्लोटिन। अब यहाँ पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा, मतलब डी सिनेप्सिस हो जाएगा। सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम और डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल क्रोमोसोम का मतलब अब ये पेयरिंग जो हमने बोला था नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में टाइटली पैकिंग हो गई, बाइंडिंग हो गई, अब वो वापस क्रॉसिंग ओवर के बाद एक दूसरे से हटेंगे, दूर जाएंगे, रिपल्सन होगा, एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। तो देखो जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो जहाँ जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहाँ से वो सेपरेट नहीं होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहाँ पर से तो वो सेपरेट नहीं होंगे। जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है वहाँ से वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ से ये आपस में सेपरेट नहीं हुए हैं क्रॉसिंग ओवर वाले पार्ट पर, उस टाइम पर हमें एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसका नाम मैंने क्या दिया था? कियाज्मेटा या कायज्मेटा। कियाज्मेटा या कायज्मेटा, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से बोलो। तो बस क्वेश्चन क्या बनता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कब होता है? तो डिप्लोटिन में होता है। डी सिनेप्सिस कब होता है? डिप्लोटिन में होता है। सिनेप्सिस कब होता है? जाइगोटिन में होता है। कियाज्मेटा का फॉर्मेशन कब होता है? डिप्लोटिन में होता है। कियाज्मेटा क्या है कि क्रॉसिंग ओवर वाला जो साइट है वहाँ से ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होंगे, उस जगह पर एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगी और उसी एक्स लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है कायज्मेटा या कियाज्मेटा, जो कि डिप्लोटिन में दिखाई देती है। बढ़ते हैं आगे। प्रोफेज 1 की लास्ट सब फेज है डायाकाइनेसिस। यहाँ पर क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। अब देखो जहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहाँ से भी दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अब पूरी तरह से सेपरेट हो जाएंगे। कुल मिलाकर बात है कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अब पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो गए हैं, बिल्कुल अलग हो गए हैं आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर। ये कब होगा? डायाकाइनेसिस में। और अब क्रोमेटिन पूरी तरह से कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाएंगे और सेंट्रियोल मूव करेगा किधर की तरफ? अपोजिट साइड पर या अपोजिट पोल्स पर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और कुछ सेल ऑर्गेनल हैं वो यहाँ पर जाकर डिसअपियर हो जाएंगे। आप मेरे साथ चलते जाएं, ईयरफोन लगा लें और आराम से कहानी की तरह सुनते चले जाएं। डायाकाइनेसिस में क्या हुआ? कियाज्मेटा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, आया था और आता रहेगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएंगे और सेंट्रियोल जो कि एस फेज में डुप्लीकेशन किया था, डबल हो गए थे, वो डायाकाइनेसिस में अपोजिट पोल पर जाकर मूव कर जाएंगे। आगे बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे मेटाफेज 1, मतलब प्रोफेज 1 समाप्त। अब ये जो सेल है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है किसके लिए? मेटाफेज 1 के लिए। मेटाफेज 1 में क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। अरे भाई रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या हुआ? वही होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन अब वो क्रोमोसोम क्या बन चुके हैं? रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, क्योंकि पहले वाले क्रोमोसोम का कुछ जीन कहाँ चला गया है? दूसरे वाले के पास, और दूसरे वाले की जीन कुछ कहाँ पर आ गई है? पहले वाले के पास। मतलब इसके इनमें दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या हो चुका है? जीन का एक्सचेंज, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। तो अब हम इन क्रोमोसोम को क्या नाम देंगे? रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। बात समझ में आ रही है? अब ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाएंगे और दो इक्वेटर प्लेट पर। देखो इक्वेटर, अगर हम इसको माइटोसिस से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर एक साथ सारे के सारे क्रोमोसोम एक ही इक्वेटर पे अरेंज हुए थे, लेकिन मेटाफेज 1 में क्या होगा? दो अलग अलग इक्वेटर पे क्रोमोसोम अरेंज होंगे। एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर वाले इक्वेटर पे और दूसरा वाला नीचे वाले इक्वेटर पे अरेंज होंगे, ठीक है। और
इनका अटैचमेंट हो जाएगा किसके साथ, स्पिंडल फाइबर के साथ, और स्पिंडल फाइबर को साइट कौन प्रोवाइड करता है, क्रोमोसोम का काइनेटोकोर। बात समझ में आ रही है। देखो माइटोसिस में सारे के सारे एक ही इक्वेटर पे अरेंज होंगे, जबकि मेटाफेज 1 में जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर वाले इक्वेटर पे और दूसरा वाला होमोलोगस क्रोमोसोम नीचे वाले इक्वेटर पे अरेंज होंगे, मतलब 2 इक्वेटर पे अरेंज होंगे, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा स्पिंडल फाइबर के साथ काइनेटोकोर वाली साइट पर। ये हो गया हमारा मेटाफेज 1। इसके बाद होगा एनाफेज 1। ये तो हुआ था मेटाफेज 1, अब हम पढ़ेंगे एनाफेज 1। एनाफेज 1 में कुछ भी नहीं होगा, कंप्लीट एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर वाली पोल पर जाएगा और दूसरा वाला होमोलोगस क्रोमोसोम नीचे वाली पोल पर जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसको मैं समझाता हूँ इस तरह से, अगर ये सेल है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इसका दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक और होमोलोगस, हमने यहाँ पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ले लिए, तो ये क्या हुआ, मेटाफेज में इस तरह से अरेंज हो गए। ये हो गया मेटाफेज वाली बात। अब एनाफेज आएगी तो ये वाला क्रोमोसोम इस वाली पोल पर जाएगा और ये वाला जो क्रोमोसोम है नीचे वाली पोल पर जाएगा। अगर हम माइटोसिस की एनाफेज से कंपेयर करें तो वहाँ पर क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो रहे थे, वहाँ पर क्रोमोसोम के क्रोमेटिड अलग हो रहे थे, सेंट्रोमियर में स्प्लिटिंग हो रही थी। यहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, यहाँ पर कंप्लीट एक होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर जाएगा और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर यही बोल रहा हूँ मैं, एनाफेज 1 में क्या होगा, सेग्रीगेशन ऑफ या डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सेग्रीगेशन हो गया, एक चला गया दूसरी अलग पोल पर और एक चल गया दूसरी अलग पोल पर, ठीक है। ये हुआ हमारा एनाफेज 1। बढ़ते हैं आगे। अब आता है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में कुछ भी नहीं होगा। अब जो अपोजिट पोल पर जो भी क्रोमोसोम पहुँचे हैं वो हो जाएंगे डीकंडेंस, और डीकंडेंस होकर वो किस में कन्वर्ट होंगे, क्रोमेटिन में, और उनके चारों तरफ क्या आने लग जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और साथ में कुछ सेल ऑर्गेनल भी बन जाएंगे, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब दिखाई देने लग जाएंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा मैं, जिस तरह से हमने माइटोसिस की टीलोफेज पढ़ी थी, तो टीलोफेज में क्रोमोसोम क्या हो गए थे, डीकंडेंस, और डीकंडेंस होकर उन्होंने क्या बना लिया था, क्रोमेटिन, मतलब वहाँ पर पूरी तरह से डीकंडेंसेशन होगा। लेकिन मियोसिस 1 की टीलोफेज 1 में डीकंडेंसेशन तो होगा, लेकिन क्रोमोसोम का कंप्लीट डीकंडेंसेशन नहीं होगा, वो पार्शियली क्या होंगे, डीकंडेंस होंगे, और पार्शियली क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन बनाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, न्यूक्लियोलस आएगा, सेल ऑर्गेनल भी अपीयर होंगे, लेकिन जो क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इनको आगे कहाँ पर जाना है, मियोसिस 2 में, और अगर वो वापस मियोसिस 2 में जाएंगे तो उनको वापस कंडेंस होना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पर इसी वजह से होता है कि कंप्लीट डीकंडेंसेशन नहीं होता है। इस तरह का क्वेश्चन कहाँ पर बनता है, असर्शन रीजन में। मैंने क्या बोला कि टीलोफेज 1 में कंप्लीट डीकंडेंसेशन नहीं होगा क्रोमोसोम का, और कंप्लीट क्रोमेटिन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इनको आगे वापस कंडेंस होना पड़ेगा, कहाँ जाने के लिए, मियोसिस 2 में जाने के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पर कंप्लीट डीकंडेंसेशन नहीं होता है। अब देखो इसको इससे समझेंगे, ये सेल है, ये बन गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये क्रोमेटिन जो कि पार्शियली डीकंडेंस हुए हैं। तो कुल मिलाकर टीलोफेज में क्या हो गया, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए। अब इनका क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो ये डिवीजन हुआ तो एक सेल ये बन गई और एक डिवीजन इसमें हुआ तो ये 2 सेल बन गई, और दोनों में एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा। यहाँ पर एक बात होगी, सेग्रीगेशन हुआ था क्रोमोसोम का, होमोलोगस क्रोमोसोम का। तो अगर हम यहाँ पर मदर सेल में 4 क्रोमोसोम मानकर चल रहे थे, तो 2 क्रोमोसोम किसके पास पहुंचे, इस वाली डॉटर सेल के पास, और 2 ही क्रोमोसोम इस वाली डॉटर सेल के पास। मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, 2n से n, और कंडीशन 4c से 2c। ये बात समझ में आई। 4c कब हुई थी, एस फेज में, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ तो इस तरह से 2 सेल बनी, एक बनी n और 2c, दूसरी बनी n 2c। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, इंटरकाइनेसिस। देखो बेटा, इंटरकाइनेसिस क्या है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का गैप है, कुछ समय के लिए इंटरकाइनेसिस आएगी, बहुत कम समय के लिए, इसी को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। और यहाँ पर मियोसिस से रिलेटेड कुछ तैयारियाँ होती है। देखो वही, इसको हम किसके जैसा मान सकते हैं, इंटरफेस जैसा, लेकिन ये इंटरफेस नहीं है, क्योंकि इंटरफेस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ पर डीएनए के रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम यूँ बोलेंगे कि इंटरकाइनेसिस में मियोसिस सेकंड से रिलेटेड तैयारियाँ तो होगी, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक मियोसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन भी होगा 2 बार, साइटोकाइनेसिस भी होगा 2 बार, प्रोफेज चलेगी 2 बार, मेटाफेज चलेगी 2 बार, एनाफेज 2 बार, टीलोफेज 2 बार, सब कुछ 2 बार होगा, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक ही बार होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो मियोसिस 2 को समझेंगे। दोनों डॉटर सेल जो बनी है, अब वो जाएगी मियोसिस 2 में, और दोनों में कंडीशन क्या है, n and 2c। तो पहले चलेगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 और एनाफेज 2, टीलोफेज 2, तब जाकर मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। और मियोसिस 2 बिल्कुल
बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होगा, कोई चेंज नहीं है। जैसा हमने माइटोसिस का एम फेज पढ़ा था, सेम मियोसिस टू माइटोसिस के एम फेज जैसा ही होगा, नो एनी चेंज। बस अब देखो यहाँ पर कंडीशन वाली बातें हैं। प्रोफेज में N2C रहेगी, मेटाफेज में N2C रहेगी, लेकिन एनाफेज 2 में क्या हो जाएगी, N2N हो जाएगी। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में प्रोफेज में क्या था, 2N and 2C, मेटाफेज में 2N and 2C। तो एनाफेज जब आई थी तो वहाँ पर क्या हो गया था, 4N 4C, 4N and 4C। तो यहाँ पर N कंडीशन, एनाफेज में N कंडीशन क्या हो जाएगी, 2N हो जाएगी। एनाफेज 2 में N कंडीशन 2N हो जाएगी और 2C बनी रहेगी। टीलोफेज में वही रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। तो एक सेल के अंदर, अब देखो एक डॉटर सेल के अंदर चला मियोसिस 2 तो 2 सेल बन जाएगी, और दूसरी से भी क्या होगा, 2 सेल बन जाएगी। तो 2 डॉटर सेल जब मियोसिस 2 में जाएगी तो 4 सेल्स बनाएगी, और चारों में कंडीशन क्या होगी, NNC। बात समझ में आ रही है। टीलोफेज में क्या हुआ, टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस बन गए, दोनों न्यूक्लियस की कंडीशन क्या है, NNC। लेकिन टीलोफेज सेकंड की जो सेल की कंडीशन है वो क्या मानेंगे हम, 2N and 2C। ये हमारा हुआ टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 के बाद हमें पता है कि क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस ही आएगा। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जो मैंने अभी समझाया, 4 डॉटर सेल बन जाएगी, क्योंकि एक सेल में चल रहा है मियोसिस 2 तो 2 बनेगी, दूसरी सेल में भी चलेगा मियोसिस 2 तो क्या बनेगी, 2 सेल बनेगी। सारी की सारी सेल क्या होगी, N and C, और यही क्या कहलाएंगे, गैमेट्स कहलाएंगे। यहाँ पर नोट है, उस नोट को भी समझ लेते हैं। मियोसिस 2 जो होता है बिल्कुल किसके जैसा होता है, माइटोसिस के जैसा होता है। प्रिपरेशन ऑफ मियोसिस अकर्स इन इंटरकाइनेसिस। मियोसिस की जो सेकंड की जो भी तैयारियां हैं वो कहाँ पर होती है, इंटरकाइनेसिस में होती है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। बात समझ में आ गई। ये वाला नोट भी पढ़ लेते हैं। मियोसिस मेंटेन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच स्पीसीज, प्रोसेस ऑफ पर से पैराडॉक्सिकली। यहाँ पर बात ये आ रही है कि मियोसिस क्या करता है, जनरेशन टू जनरेशन ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के नंबर मेंटेन बनाए रखता है। वही वाली बात कि एक ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके अंदर मियोसिस चलेगा उसकी जनरेटिव सेल में तो हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे, अगर वो मेल है तो मेल गैमेट बनेंगे। इधर क्या है, फीमेल गैमेट है, फीमेल है तो फीमेल गैमेट बनेंगे। अब मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कैसा होगा, 2N हो गया, 2N से एम्ब्रियो क्या बनाएगा, नया ऑर्गेनिज्म, तो नया ऑर्गेनिज्म भी कैसा होगा, 2N होगा। तो यहाँ पर यही वाली बात बोली गई है, मियोसिस मेंटेन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच स्पीसीज। अगर मियोसिस नहीं होता तो माता पिता के पास कंडीशन 2N है तो बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म था वो कैसा बनता, 4N बनता, फिर उसकी जो नई संतान, नई प्रोजेनी होती तो वो 8N होती, इस तरह से बढ़ता चला जाता। तो यहाँ पर मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम को जनरेशन टू जनरेशन क्या बनाए रखता है, स्पेसिफिक नंबर बनाए रखता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पर से पैराडॉक्सिकली। दूसरा नोट पढ़ते हैं। दूसरे नोट में लिखा हुआ है मियोसिस इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी बनाए रखता है, क्या करवा के, क्रॉसिंग ओवर करवा के। और जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होती है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आज हमारा मियोसिस समाप्त हुआ, और अब आपको एक बार माइटोसिस को समझना है। अगर आपने माइटोसिस को अच्छे से समझ लिया तो मियोसिस जो है वो आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो आप एक बार माइटोसिस ज़रूर समझें, ठीक है। और मेरी जो पहले वाली वीडियो है उसको भी ज़रूर देखें। अब आपका काम क्या है, बस इस वीडियो को लाइक कर दो अगर कर सको तो, बाकी आपकी इच्छा। अपने दोस्तों को शेयर कर दो अगर कर सको तो, बाकी आपकी इच्छा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरा आपसे ऑर्डर नहीं, निवेदन है। धन्यवाद, थैंक यू।